अब हम यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में आज जानेंगे। पहली चीज तो आपको याद रख लेना है कि जो मध्यकाल रहा, मध्यकाल में भाषाएं जो रही हैं देखना पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रही। इनमें से आपको एक बात ये ध्यान रख लेनी है कि इसके केंद्र में अगर हम देखें, तो इसके केंद्र में प्राकृत को माना जाता है। ये चीज़ आप पहले याद रखें। प्राकृत को अगर हम केंद्र मानते हैं, तो इससे पहले क्या आता है आपका, प्राकृत से पहले जो आपका पाली आता है और लास्ट में जो अपभ्रंश आता है, उसे हम प्रथम प्राकृत और तृतीय प्राकृत कहते हैं और जो मेन प्राकृत है, उसे हम द्वितीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो पूरे मध्यकाल में आपको ध्यान का रख लेना है कि प्राकृत जो है वो केंद्र में रही है। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे हमारे पास हिंदी जो सॉरी जो आपका संस्कृत रही, जिसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं देखना, लौकिक का मतलब हुआ लोक संस्कृति, ठीक है? यानी कि जो आम जनमानस की भाषा रही। उससे आगे निकल कर हम कहाँ पर पहुँचे? उससे आगे निकल कर हम पहुँचे अब मध्यकाल में और लौकिक संस्कृत का जो अगला रूप रहा, वो रहा पाली भाषा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता और रहती है, वो है परिवर्तनशीलता। जो ये चीज़ें आ रही हैं साथ-साथ में देखना, हालाँकि जिन लोगों ने पीजीटी की क्लासेस पहले लगवाई थी, उनको पता है और जिन्होंने स्वयं पहले से पढ़ के रखा है भाषा की विशेषताओं को, वो एक बार फिर से इनको पुख्ता कीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि इस बारी आपने देखा होगा पेपर में कि एक प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था कि भाषा की जो मुख्य विशेषताएँ रही हैं, वो कौन-कौन सी रही हैं, उनको भी आपको देखना है, ठीक है? तो एक चीज़ तो याद रख लेना कि भाषा में देखिए यहाँ पर अब क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। हमने पिछली 3 भाषाएँ पढ़ी, तो वो एक समय के बाद क्या हो गया, उनमें परिवर्तन आया है, ठीक है? और ये परिवर्तन इतना धीरे-धीरे होता है भाषा में कि इसको हम ऐसे कहते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चे का जन्म कब होता है, कब वो बड़ा होता है, ये कोई पता नहीं चलता, ठीक है? जैसे हम ये बताते हैं ना कि बच्चा इस दिन बड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं होता। वो धीरे-धीरे ही बड़ा होता है प्रोसेस में। ठीक वही चीज़ ये कहते हैं कि भाषा के बारे में भी माना जाता है कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होता है और इसका हम एकदम से नहीं बोल सकते कि परिवर्तन जो है इस दिन हुआ है। तो 2 विशेषताएँ यहाँ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हो गई। पहली थी भाषा जो है वो संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ जाएगी और दूसरी चीज़ कठिनता से सरलता की ओर जाएगी। तीसरी चीज़ जो है भाषा की एक और विशेषता रहेगी कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील हो जाएगी। ठीक है? फिर एक चीज़ और याद रख लेना है कि भाषा जो है वो कैसी होती है, यादृच्छिक होती है। ठीक है? अब यादृच्छिक होता है कि जो भाषा है वो मतलब जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल, ठीक है? जैसी आप धीरे-धीरे हम भाषा को आगे बढ़ता देखते हैं, तो वैसा ही हम उसको क्या करते हैं, उसको मानते हैं, ठीक है? तो इसलिए भाषा को क्या कहते हैं, यादृच्छिक कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रहेगी, है ना? तो इन विशेषताओं को साथ-साथ में खुद ही आपने नोट डाउन करते रहना है ना? क्या-क्या विशेषताएँ रही हैं भाषा में, ठीक है? तो इनको याद रखिए। भाषिक संरचना जो है वो देखिए वो भी आपने जब हम जो रचना के आधार पर देख रहे थे कि आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो अलग-अलग तरीके से होता है ना? या मतलब भाषाएँ जो अलग-अलग प्रकार की रहती हैं। किसी में जो है आपका कर्ता, कर्म, क्रिया इस तरीके से आता है क्रम, किसी में जो है आगे-पीछे क्रम रहेगा, है ना? तो इसमें हम क्या कहेंगे कि भाषिक संरचना यानी कि भाषा की बनावट जो है अलग-अलग होती है। हिंदी अलग प्रकार से लिखी जाती है। हिंदी में आप देखेंगे कि उसकी संरचना में कहीं भी आपको शिरोरेखा नहीं मिलेगी, ठीक है? ये देखिए ऐसे हम लिख रहे हैं तो तीनों वर्ण एक-दूसरे से क्या हैं, अलग हैं, लेकिन हिंदी में जो है ये इकट्ठे हैं। तो हम वर्णनात्मकता के आधार पर देखें तो या शब्दात्मकता के आधार पर देखें, तो भी आपकी हिंदी और अंग्रेज़ी में ही इसकी बनावट में अंतर आ जाता है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, तो भाषिक संरचना भी जो है वो अलग-अलग रहती है प्रत्येक भाषा की, है ना? दूसरी चीज़ आप इसमें देखेंगे कि पाली भाषा सबसे पहले यहाँ पर आता है। पाली से हम क्या समझते हैं? पाली का मतलब हुआ पालन करने वाली भाषा। सिंपल सा मतलब अगर देखें, तो पाली से अर्थ यही निकलता है। लेकिन कुछ लोगों ने पाली का मतलब गाँव से भी माना है, ठीक है? तो पाली भाषा जो रही है, इसका संबंध किससे माना जाता है? बौद्ध धर्म की भाषा से माना गया है। इसे प्रथम प्राकृत और प्रथम देशी भाषा भी कहा जाता है या प्रथम ग्रामीण भाषा भी इसे कहते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि प्रथम ग्रामीण भाषा किसे कहते हैं? वो पाली को ही कहा जाता है,
ठीक है? और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है देखना कि पाली भाषा का जो संबंध है वो किस धर्म से रहा? बौद्ध धर्म से रहा है। ठीक है? अगर हम बात करें कि पाली भाषा के जो जो आपके आधारभूत स्रोत ग्रंथ रहे हैं कि हमें पाली की जानकारी फिर कहाँ से उपलब्ध हुई? तो इसमें आपको याद रखना है त्रिपिटक ग्रंथ। अब जो ये त्रिपिटक ग्रंथ हैं, कई बार ऐसे पूछते हैं कि त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध जो है वो किस भाषा से माना जाता है? फिर से याद रख लेना कि पाली से माना जाता है। इसमें आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन ग्रंथों की रचना जो है ये कह रहे हैं पाली भाषा में ही हुई है। अब त्रिपिटक से हम क्या समझते हैं? तो त्रिपिटक से आपको सिंपली याद रख लेना है जो महात्मा बुद्ध रहे हैं, उनके उपदेशों के जो संग्रह थे, वो आपको त्रिपिटक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अब जो प्रश्न आपको यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं देखना, वो थोड़े-से डिटेल तरीके से प्रश्न पूछते हैं। अब ऐसा नहीं है कि त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी बस इतना सा आपको पता लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको याद ऐसे अब रखना है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो रहे हैं, जैसे आपको 4-5 5 आजकल विकल्प रहते हैं आपके पास देखना, उनमें से 3 लाइनें जो हैं वो सही रहेंगी, 2 लाइनें जो है वो नहीं होंगी और प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा कि इन पर विचार कीजिए। तो हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि त्रिपिटक से अभिप्राय बुद्ध के उपदेशों से माना गया है। त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं, वो पाली भाषा में रचे गए हैं या त्रिपिटक ग्रंथों में कौन-कौन से आते हैं? उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक की जगह कुछ और ही दे दिया, है ना? ऐसे करके पूछा जा सकता है। फिर या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन त्रिपिटक ग्रंथों में क्या-क्या चीज़ें वर्णित हैं, वो आपको ऊपर-नीचे की जा सकती हैं, ठीक है? तो जैसे सुत्त पिटक आता है सबसे पहले, इसमें साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, यानी कि साधारण भाषा में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन किस पिटक में मिलता है, तो आपको याद रख लेना है ये सुत्त पिटक में मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका आपने ध्यान क्या रखना है सुत्त पिटक को याद रखने का कि भई पहले पहल महात्मा बुद्ध क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और वो भी बहुत ही साधारण शब्दों में, ठीक है? यानी कि आप कह सकते हैं कि आम बोलचाल के शब्दों में, तो आम बोलचाल उस वक़्त क्या रही? उस वक़्त पाली ही रही, ठीक है? जनसाधारण की जो भाषा रही, ठीक है? तो जनसाधारण की भाषा में दिए गए जो भगवान बुद्ध के उपदेश रहे हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आए? सुत्त पिटक के अंतर्गत आए एंड सुत्त पिटक के कितने निकाय रहे आगे? 5 निकाय माने जाते हैं। तो सुत्त पिटक में भी आगे क्या रहे? निकाय रहे हैं, 5 निकाय। इनमें से एक महत्वपूर्ण निकाय रहा खुद्दक निकाय, जिसमें जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में क्या चीज़ रहती है? जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ आपको देखने को मिलती हैं। तो जातक कथाओं की संख्या कितनी है? वो 549 है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को हम क्या कहते हैं? तो याद रख लेना है वो हो जाएँगी जातक कथाएँ या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जातक कथाओं का संबंध किस भाषा से माना जाता है? तो आपको फिर से याद रख लेना है कि पाली भाषा से माना जाता है। अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्नों का दृष्टिकोण पूछने का अब थोड़ा-सा चेंज हो गया है। मान लीजिए आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है देखना कि जैसे सुत्त पिटक आ गया, ठीक है? एक जगह आपको सुत्त पिटक लिख दिया, एक जगह जो है आपको प्राकृत व्याकरण लिख दिया, एक जगह जो है आपको ऋग्वेद लिख दिया गया और एक जगह आपको कुछ और लिख दिया गया। फिर आपको बोलेंगे कि भई ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के आधार पर तत्संबंधी जो समय रहा है, उसके आधार पर जो है इनको क्रमानुसार लगाइए। तो अब आपको पता होना चाहिए तत्संबंधी भाषा जो रही है इनकी देखना। अगर ऐसा पूछे तत्संबंधी भाषा से हम समझते हैं कि भई इन रचनाओं की भाषा के आधार पर जो इन ग्रंथों का क्रम है, वो कौन-सा होगा, ठीक है? तो अब आपको पता होगा कि सबसे पहले तो ऋग्वेद ही आएगा, फिर अगर आपको त्रिपिटक ग्रंथों में पता है कि पाली भाषा है, ठीक है? तो पाली कहाँ पर आएगी, वैसे करके। पहले क्या होता था, सिंपली आपको ऐसे पूछते थे कि आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत इनको जो है क्रमानुसार लगाने के लिए बोला जाता था, ठीक है? और 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे। अब तो ऑप्शन को पूछने का तरीका भी क्या हो गया, अब प्रश्न को पूछने का तरीका ऐसे हो गया कि मान लीजिए पहले बोला आपको कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दिए हैं, देखना एक एक ऑप्शन में त्रिपिटक ग्रंथ है, दूसरे में आपका क्या है ऋग्वेद रहा, तीसरे में मैंने आपको बताया कि जो प्राकृत प्रकाश रहा, चौथे में जो है वो आपका कुछ और चीज़ पूछ देंगे, है ना? फिर आगे कहेगा कि भई इनको क्या कीजिए, इनको क्रमानुसार
लगाइए तत्संबंधी भाषा के आधार पर, ठीक है? तो मतलब इन ग्रंथों की भाषा देखिए सबकी अलग-अलग है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत है, फिर उसके बाद आपका त्रिपिटक में पाली है, फिर उसके बाद जो है आगे आपका प्राकृत रहेगा, प्राकृत प्रकाश देना है। तो पहली चीज़ क्या रही? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश, ठीक है? इसके अंतर्गत 5 निकाय, 5 निकायों में खुद्दक निकाय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका क्या रहता है, जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएँ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ हैं और इनकी संख्या जो है वो 549 के आसपास मानी जाती है। इसमें अन्य निकाय कौन रहे? एक तो आपको याद रख लेना है अंगुत्तर निकाय रहा, एक जो है दीघ निकाय रहा, दीघ निकाय, एक आपका मध्यम निकाय रहता है और पांचवा आपका संयुक्त निकाय है, ठीक है? ये हैं आपके पूरे के पूरे 5 निकाय। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक के अंतर्गत आने वाले कौन-सा निकाय है और कौन-सा नहीं है। तो आपको ये पाँचों याद रख लेने हैं। अंगुत्तर, दीघ, मध्यम और संयुक्त निकाय, ठीक है? हमारे काम के यहाँ पर जो खुद्दक निकाय है, वो रहेगा पाली के अंतर्गत। ठीक है? फिर इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर देखिए विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या थे? संघ संचालन के नियम और शिक्षाएँ जो हैं, वो इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है? तो संघ संचालन के नियम, अब देखिए जो बौद्ध धर्म का इनका अपना जो बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ बना रहता है, ठीक है? इसमें क्या है विनय, विनय से ही आपको याद रख लेना है कि विनय होता है एक तरीके से आग्रह करना। तो यहाँ पर पहले तो महात्मा बुद्ध जो है बिल्कुल बैठ के क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं साधारण बातचीत के तरीके से। लेकिन विनय पिटक में अब वो किसी से मान लीजिए अनुनय विनय कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भैया ये हमारे नियम हैं, इन नियमों को मानना पड़ेगा। ठीक है? जैसे बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम हैं, अहिंसा इत्यादि जो भी है उसमें, है ना? उनको यहाँ पर देखेंगे आप कि विनय पिटक में वो इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। फिर आता है लास्ट में अभिधम पिटक, इसमें सभी धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है और विशेषकर चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण। तो अंत में हम क्या करते हैं? सभी चीज़ों को विश्लेषित करते हैं ना, तो यही चीज़ आपको अभिधम पिटक में याद भी रखनी है। ठीक है? तो ये हो गए आपके सुत्त पिटक नामक ग्रंथ सॉरी जो आपका त्रिपिटक ग्रंथ रहे हैं उनमें। तो बुद्ध के उपदेशों को यहाँ पर रखा गया है। फिर अगर हम देखें कि पाली के कुछ और आधारभूत स्रोत ग्रंथ रहे हैं, वो कौन-कौन से रहे? इसमें बुद्ध घोष एक लेखक रहे हैं देखना, इनका अटकथा साहित्य और विशुद्धिमग्ग हमें देखने को मिलता है। विशुद्धिमग्ग को हम बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसे हम विशुद्ध मार्ग के नाम से भी जानते हैं, विशुद्धिमग्ग को। क्या बोलते हैं इसको? विशुद्ध मार्ग कि भई सही मार्ग जो है वो कौन-सा रहा है ना? ये भी बुद्धघोष ने लिखा इसमें और इसे हम पूरे के पूरे जो आपके बौद्ध सिद्धांत रहे हैं, यानी कि पाली भाषा में जो बौद्ध भिक्षुओं के सिद्धांत थे, उनका कोश कहा जाता है इसको एक तरीके से, इस ग्रंथ को। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हालाँकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक भाषाएँ थी, उनके कोई ज़्यादा जानकारियाँ हमें उपलब्ध नहीं होती है। जितनी चीज़ें हैं, बस उन्हीं के आधार पर ही आपको प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन्हें याद रखिए। हालाँकि पीजीटी की क्लासेस में देखा होगा तो डेफ़िनेटली आपने इनको बहुत बारीकी से समझा होगा। पर आप में से बहुत कम लोग हैं शायद जिन्होंने पीजीटी की क्लासेस पहले लगवाई थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को तो आपको वहीं से ही याद रखना है देखना, वहाँ से मतलब जो हैं उसमें, तो वो तो बहुत सिंपल सा है देखना कि वहाँ पर आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आपको जो इतिहास से प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट जो है वो बहुत आसान सा टॉपिक है देखना, बशर्ते आपको इसको एक बार देखना है। मैंने पहले भी बोला है कि आप इसको पांडे वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें कोई भी आपको मतलब टफ नहीं लगेगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, पाली में रचित 3 व्याकरण ग्रंथों के नाम कौन-कौन से हैं? अब देखिए, जिस तरीके से हमने संस्कृत में देख लिया था कि व्याकरण ग्रंथ जो है वो लिख दिया गया था, किसके द्वारा? जो आपके पाणिनि रहे, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। ठीक वैसे ही अब पाली में भी व्याकरण ग्रंथ लिखे गए क्योंकि पाली भाषा के बारे में भी तो जानकारी ग्रहण करनी थी, ठीक है? तो इस संदर्भ में 3 व्याकरण आते हैं, कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्यनीति व्याकरण, ठीक है? अब यहाँ पर इसमें आप ध्यान दें कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने नाम से ही व्याकरण ग्रंथ लिखे थे।
एक थे महाकच्चायन, उन्होंने अपने नाम से लिखा कच्चायन व्याकरण। एक थे मोगलान, उन्होंने अपने नाम से लिखा मोगलान व्याकरण। एक सद्यनीति व्याकरण रहा, लेकिन इसके रचयिता है अग्गवंश। अग्गवंश का व्याकरण ग्रंथ है, देखना ये। तो संस्कृत में एक ही ग्रंथ है जो सबसे पहले रचा गया, जो सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन आज के समय में तो संस्कृत के बहुत सारे व्याकरण हैं आपको, लेकिन शुरुआत में जो है एक ही था, वो था आपके पाणिनि का। वैसे ही अब पाली के अंतर्गत आता है 3 व्याकरण ग्रंथ, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ व्याकरण जो ग्रंथ माना जाता है, ये है मोगलान का व्याकरण। अब जो व्याकरण लेखक हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। व्याकरण लिखने वाले को वैयाकरण के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो कौन से वैयाकरण इसमें श्रेष्ठ रहे? मोगलान जो रहे हैं ये, और इन्होंने मोगलान वैयाकरण नामक ग्रंथ की रचना की है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो 3 ग्रंथ थे, इनसे कोई खास प्रश्न आपको नहीं रहेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे श्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ किसका रहा? मोगलान का व्याकरण रहा। इसके अलावा नागसेन रहे हैं एक रचनाकार और, देखना, जिन्होंने मिलिंद पन्हो नामक रचना लिखी थी, जिसमें मीनांडर और नंद की जो वार्तालाप है वो बताई गई है। इसको आप इतना डिटेल में याद ना रखें, तो आपको सिंपली इतना ही याद रख लेना है कि मिलिंद पन्हो के लेखक कौन रहे? ये नागसेन रहे, और मिलिंद पन्हो की भाषा भी क्या थी? ये भी जो है आपकी पाली ही रही। फिर 2 अन्य ग्रंथ मिलते हैं, दीपवंश और महावंश। इनके रचनाकारों का पता नहीं मिलता है, लेकिन ये 2 रचनाएँ भी जो हैं वो पाली में ही मिलती हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ हम देखें कि पाली का जो संबंध है वो कहाँ-कहाँ से माना जाता है। उत्तरी भारत, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत और चीन इत्यादि देशों तक फैली थी ये वाली भाषा। तो पाली के संदर्भ में ये चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? तो इनको देखिए। इसके अलावा यहाँ पर पाली की जो कुछ विशेषताएँ हैं, उनको हम थोड़ा-सा अब देख लेते हैं। पाली में 3 लिंग और 2 वचनों का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, देखना। ऐ और औ की जगह केवल ओ का ही प्रयोग होने लगा, ये मोस्ट है। यहाँ से प्रश्न आपको थोड़े-थोड़े पूछे जा सकते हैं। श और श, जो षटकोण और शलगम वाला श है, देखिए, इसकी जगह केवल स का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत के री का री और लृ का इसमें लोप हो गया। तो संस्कृत का स्वर है, देखना, री, ठीक है? और आगे है लृ, इनका इसमें लोप हो गया। री व रेफ, रेफ का मतलब होता है जैसे जैसे र होता है ना, ये र है रेफ। तो ये जब ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आपका गर्भ लिख रहे हैं, तो ये ऊपर ऐसे हो रहा है, तो इसका इसमें अभाव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, री का भी अभाव है ना, जैसे नृत्य में नच्चम हो गया, लेकिन द्वितीयकरण हो गया यहाँ पर, देखिए, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, देखना, कि व्यंजन द्वितीयकरण क्या होता है? जब 2 व्यंजन जो है वो क्या हैं? समान रहते हैं, उसको हम व्यंजन द्वितीयकरण कहते हैं। तो व्यंजन द्वितीयकरण की विशेषता जो है वो पाली में आती है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ये स्लाइड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखना, ठीक है? तो पहले तो ये बोल रहा है कि री का इसमें क्या है? अभाव है। यहाँ से ही पता चल गया, देखना, री का अभाव है, लोप है तो मतलब अभाव है, ठीक है? और रेफ का भी इसमें अभाव है। रेफ का मतलब है जो र लगता है ऊपर, उसमें इसका अभाव रहा है, ठीक है? ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि आगे जैसे धर्म है, देखिए यहाँ पर धर्म की जगह र को हटा दिया, उसकी जगह इन्होंने म ही लगा दिया और द्वितीयकरण कर दिया आगे वाले वर्ण का, तो धम हो गया, ठीक है? क्ष के स्थान पर ये ख को रखते हैं, और छ का प्रयोग, जैसे देखिए, शिक्षा की जगह इन्होंने क्या लिखा? शिक्षा। पक्षी की जगह पक्षी, है ना? तो ये भी ध्यान रखिए, विसर्ग युक्त हलंत रहित इस भाषा में महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर केवल ह का प्रयोग ही किया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ एक विशेषताएँ रही हैं पाली की, जिनको आपको एक बार बारीकी से स्वयं पढ़ना है, और स्वयं आपके जो है इसके जब आप शब्द बनाएँगे तो आपको डेफ़िनिटली इसमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही बारीकी से देखना, इसको आराम से बैठ के देखिए इसमें कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानते हैं हम प्राकृत के बारे में। तो पाली के संदर्भ में जो बातें रहीं, वो आपको ज्ञात हो गई होंगी। एक चीज़ इसमें और रही, वो शायद मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, या फिर आपको उसको अब खुद से देखना पड़ेगा। वो कौन-सी थी? हाँ, कोई बात नहीं। वो आपको देखना है पाली के जो उत्पत्ति के संबंध में लेखकों के मत। इसमें 2-3 मत रहे हैं, देखना, जो महत्वपूर्ण है। पाली का
जो उत्पत्ति है वो पाठ से किसने मानी है? तो एक नाम रहा देखना सिद्धार्थ, उससे याद रखिएगा, ये नाम मोस्ट है। पाली का मतलब है गाँव, पल्ली से किसने माना था, ठीक है? तो आचार्य विदुशेखर, उसको याद रखिएगा, है ना? उसने माना था कि ये पल्ली का मतलब ग्रामीण है, तो गाँव की भाषा। यहाँ से ये कहाँ से मिलेगा आपको? पांडे वाली बुक में आप देखेंगे, तो वहाँ पर विभिन्न लेखकों के नाम दिए हुए हैं कि उन्होंने पाली का अर्थ किससे माना है। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि जो पाठ और पल्ली है, गाँव है, इससे किसने माना है, वो चीज़ ज़रूरी रहेगी। बाकी जो अन्य नाम हैं, उनको भी थोड़ा-सा देखिए। और एक चीज़ और रहती है उसमें कि पाली के संदर्भ में अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि पाली को लेकर के लेखकों का ये मानना रहा कि पाली कहाँ की भाषा रही, तो किसी ने बोला कि ये पटना के आसपास की भाषा रही है, तो पाटलिपुत्र की भाषा के चलते इसको पाली नाम दिया गया। कुछ लेखकों का मानना रहा कि ये मगध की भाषा रही, इसलिए पाली का नाम मागधी भी पड़ा। ठीक है? ये भी आप ध्यान में रखिएगा देखना। प्रथम ग्रामीण भाषा तो थी ही थी, लेकिन इसे मागधी भी कहा गया। मागधी के साथ-साथ जो है इसे और क्या कहा गया है, प्रथम देशी भाषा और बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली भाषा। यानी कि जिस भाषा में बौद्ध भिक्षुओं ने अपने उपदेश प्रस्तुत किए, वो भाषा कौन-सी रही? वो रही उनकी पाली भाषा। तो ये भी ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ इसे शिलालेखी या अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है ये कहाँ पर शिलालेखों और जैसे आपके जो अभिलेखों इत्यादि में मिलती थी देखना, इसलिए इसको क्या कहा गया है? शिलालेखी या अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं। और अगर हम पाली के स्थान की बात करें कि ये कहाँ पर बोली जाती है, किसी ने बोला कि ये कलिंग की भाषा है, किसी ने बोला कि पाटलिपुत्र की भाषा है, किसी ने बोला कि ये आपकी मतलब अ, अलग-अलग जगह की भाषा, बिहार की भाषा रही, है ना? मगध की भाषा रही और सर्वमान्य मतानुसार ये माना जाता है कि पाली जो रही है देखना वो कहाँ की भाषा थी? मध्य प्रदेश की भाषा रही। ये चीज़ भी इसमें ऐड कीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है? पाली की विशेषताएँ तो हमने देख ली, लेकिन पाली के जो उत्पत्ति के बारे में है और पाली कहाँ की भाषा रही, वो भी साथ-साथ में याद रखना, ठीक है? तो ये ध्यान रहे, है ना? इसको याद रखिए साथ में। अगली जो भाषा है वो है प्राकृत। इसे हम प्राचीनतम जनभाषा कहते हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बता दिया था देखना कि पाली से हम क्या समझते हैं? पाली का मतलब सिंपल सा रहेगा देखना कि वो ग्रामीण भाषा है पहली या देशी भाषा है। लेकिन प्राचीनतम जनभाषा आम व्यक्ति की भाषा जो रही वो प्राकृत रही। अब सामान्य सी बात है, धीरे-धीरे पाली भी लोगों की समझ से बाहर होती जा रही थी, कठिन होती जा रही थी, तो हम फिर से कठिनता से सरलता की ओर चले गए और हम प्राकृत की तरफ बढ़ गए। ठीक है? इसीलिए इसको प्राचीन जनभाषा के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में सबसे पहले भरत मुनि ने विचार किया। मोस्ट क्वेश्चन है देखना, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि प्राकृत के संबंध में सबसे पहले किस व्यक्ति ने विचार किया? तो ये है भरत मुनि। भरत मुनि जो है ये संस्कृत के आचार्य रहे हैं। इनका समय कब से माना जाता है देखना, भरत मुनि का जो समय माना जाता है तीसरी शती के आसपास और इन्होंने काव्य शास्त्र लिखी थी। काव्य शास्त्र में उन्होंने काव्य शास्त्र नहीं सॉरी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का मतलब है कि उन्होंने नाटक के ऊपर ज़्यादा चीज़ें कही थी। लेकिन भाषा तो नाटक की भी होती है, इसलिए उन्होंने विचार सबसे पहले इस पर किया था। इसे उन्होंने साहित्यिक प्राकृत, अन्य नाम जो इसका रहा देखना साहित्यिक प्राकृत। उन्होंने नहीं कहा, सर्वमान्य मतानुसार जो है प्राकृत को ही कहते हैं कि ये साहित्यिक भाषा रही है। हेमचंद्र ने इसके संबंध में लिखा है कि प्राकृत का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। बहुत ही सिंपल सी बात इन्होंने कही है देखना, जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है क्योंकि इस संदर्भ में 2 मत हो जाते हैं। 2 मत से हम क्या समझते हैं? एक मत रहा जहाँ पर नामी साधु और वाक्पति राज रहते हैं। कौन रहता है? नामी साधु एंड वाक्पति राज। नामी साधु ने क्या बोला? नामी साधु कहते हैं कि प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, कि जो शुरुआत से चली आ रही है, वही प्राकृत है। ठीक है? यानी कि ये सब भाषाओं की जननी किसको मानते थे? नामी साधु और वाक्पतिराज प्राकृत ही मानते थे। इन्होंने बोला कि संस्कृत की उत्पत्ति भी क्या हुई है? प्राकृत से हुई है, क्योंकि प्राकृत तो नेचुरल है, जिसको हम प्राकृत कहते हैं। जैसे प्रकृति आई, वैसे ही भाषा भी आई सबसे पहले, तो उसको प्राकृत नाम दिया गया। तो कुछ लेखकों का ये मानना था कि प्राचीनतम जनभाषा कौन-सी है? प्राकृत रही है। ठीक है? और वाक्पति राज और नामी साधु ये 2 बड़े नाम हैं इसमें, जो ये कहते हैं। वाक्पति राज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पूरा संसार क्या है, मतलब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पूरा संसार का पानी जो है वो कहाँ पर मिलता है? समुद्र में मिलता है और समुद्र से ही आगे निकलता है। ठीक है? वैसे ही समाज के
समस्त भाषाएँ जो हैं भारतवर्ष की, वो इस प्राकृत रूपी समुद्र में समाहित होती हैं और इसी प्राकृत रूपी समुद्र से ही आगे निकलती हैं। इसलिए क्या रहा, प्राकृत ही सब भाषाओं की जननी है। तो वाक्पति राज और नामी साधु दोनों किसको मान रहे हैं? प्राकृत को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रख लेना है कि अधिकतर विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है, जिनमें से हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, मार्कंडे, है ना? ये जितने भी बड़े-बड़े नाम रहे हैं देखना, इन्होंने इसको क्या माना कि नहीं भैया, आप गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले जो है वो संस्कृत ही आई है, जिसे हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं और वहीं से आगे आपकी अन्य भाषाओं का विकास धीरे-धीरे जो है वो हुआ है और जो हमने पहले ही पढ़ा। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी एंड इंग्लिश। इस तरीके से चला ना ये क्रम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके? तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो बात होगी नामी साधु और वाक्पतिराज। ये मानते हैं कि पुरानी भाषा थी प्राकृत, लेकिन इनका विरोध हेमचंद्र इत्यादि विद्वानों ने किया और हेमचंद्र ने बोला कि मूल तो संस्कृत ही है भई और जो संस्कृत से आई है, वही आपकी प्राकृत है। प्राकृत का संदर्भ संबंध किससे था अब? जैन धर्म से माना जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे देखना, जैन धर्म से किसका संबंध माना जाता है? प्राकृत से माना जाता है और जैन जो रहे हैं, जैन भिक्षु जो रहे हैं देखना, उन्होंने क्या माना जैनियों ने कि जो आपकी आदि भाषा है वो कौन-सी रही है, वो प्राकृत ही रही। ठीक है? ये बात आपने ध्यान रखना है। कामता प्रसाद गुरु ने इसका अर्थ स्वाभाविक या गँवारी माना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा, जिन्हें हम हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। ठीक है? इनको आप याद रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए, इन्होंने हिंदी व्याकरण ग्रंथ लिखा, जहाँ पर ये कहते हैं कि ये स्वाभाविक या गँवारी इसका अर्थ है। माना जाता है कि संस्कृत नाटकों के अधम पात्रों, अधम होता है जो आपके निम्न पात्र हैं, उनके द्वारा जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पंडितों की भाषा ये नहीं मानी जाती है। ठीक है? प्राकृत का मतलब हुआ कि आम भाषा, ठीक है? परिनिष्ठित वैसे ही रहता है, इसका मतलब देखना वैसे प्राकृत में, लेकिन यहाँ पर इसको बोला गया है कि प्राकृत जो सामान्य भाषा है। ठीक है? इसलिए इसे पंडितों की भाषा नहीं माना गया, बल्कि ये जो अधम पात्र हैं या यूँ कहें कि जो कम पढ़ा-लिखा पात्र है, उसकी भाषा को प्राकृत कहा गया है संस्कृत नाटकों में। जब हम नाटक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अधम पात्र क्या होते हैं, ठीक है? आगे आप इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद आते हैं प्राकृत के अब महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन-कौन से थे, जहाँ से हमें इसका पता चलता है। तो प्राकृत का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ 12 परिच्छेदों में वररुचि ने लिखा था। मोस्ट है देखना कितने परिच्छेद हैं? 12 परिच्छेद हैं कि जो पहला ग्रंथ रहा। तो इनके व्याकरण का नाम क्या था? प्राकृत प्रकाश रहा है और इन्होंने 4 भेद बताए हैं प्राकृत के देखना, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी प्राकृत। अब धीरे-धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी शौरसेनी तो हमारा हिंदी निकला था। शौरसेनी ही रूप अपभ्रंश का भी माना जाता है, ठीक है? तो अब हम जो है हिंदी के और ज़्यादा थोड़े से करीब आ गए हैं। तो वररुचि क्या रहे? इन्होंने प्राकृत प्रकाश एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, फिर उसने वहाँ पर कितने भेद किए? 4 भेद किए। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी प्राकृत। इनमें से जो श्रेष्ठ प्राकृत माना जाता है, वो किसको माना जाता है? महाराष्ट्री को माना गया, इसे हम आदर्श प्राकृत भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। आदर्श प्राकृत किसे कहते हैं? महाराष्ट्रीय प्राकृत को कहा जाता है देखना और ये दंडी ने भी बोला कि सबसे अच्छा जो है यही है। पैशाची को क्या कहा जाता है? इसे भूत भाषा भी कहते हैं। ठीक है? पैशाची यानी कि भूत भाषा, मागधी, मगध के आसपास की जो भाषा रही। शूरसेन और जो आपका ब्रज का क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी कौन-सी रही? शौरसेनी। ठीक है? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसने 4 भेद बता दिए कि भई प्राकृत जो है वो इन 4 भेदों के अंतर्गत आती है। फिर हेमचंद्र आए बाद में। इसका जो समय रहा हेमचंद्र का सॉरी, जो आपका वररुचि था, ये 7वीं शती में रहे। हेमचंद्र जो हैं, ये 12वीं शती के आसपास आए, 11वीं और 12वीं शती में। ठीक है? तो इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखा? एक प्राकृत व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा और जो एक श्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है? इन्होंने 3 इसके भेद और किए प्राकृत के। आर्षि, आर्षि का मतलब होता है अर्धमागधी। ठीक है? कैसे कहा जाता है इसको? अर्धमागधी। फिर उसके बाद चूलिका है, चूलिका पैशाची मतलब, फिर उसके बाद आपका अपभ्रंश। तो यहाँ पर देखिए एक शौरसेनी रहा, एक अर्धमागधी रहा और एक आपका जो है कौन-सा रहता है इसमें? मागधी अपभ्रंश रहता है। इनसे हमारी हिंदी निकली थी ना, तो अब हम धीरे-धीरे इनके बारे में आगे जानेंगे।
इनके अन्य ग्रंथ इसके कौन से रहे? तो यहाँ पर दिए हुए हैं देखना, राजा हालकृत गाथा सप्तशती, ये भी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया था। प्रवरसेन का रावण बहो यानी कि रावण वध, वाकपति की रचना गौड़ बहो यानी कि गौड़ वध, जय वल्लभ कृत वज्जालग व हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। ये हैं प्राकृत के अन्य ग्रंथ जिनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन हेमचंद्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपको याद रख लेनी है कि ये जो हेमचंद्र नाम यहाँ पर आया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा, लेकिन इनके व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे पहले इन्होंने इसका प्रथम भाग जो लिखा वो संस्कृत भाषा में लिखा था अपने व्याकरण का, जिसे नाम दिया गया काव्यानुशासन। काव्यानुशासन का ज़िक्र कहाँ पर होगा? ये भारतीय काव्य शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे, तब आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। इसका दूसरा भाग आया प्राकृत में, जो रहा प्राकृत व्याकरण। इसका तीसरा भाग आता है अपभ्रंश में। अपभ्रंश में इसका नाम आया शब्दानुशासन। और इसके संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं देखना, इसके पूरे व्याकरण ग्रंथ को हम कहते हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है? कई बार प्रश्न कैसे पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा गया था देखना प्रारंभ में कि हेमचंद्र ने अपना जो जो अपना व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो अपभ्रंश में लिखा गया व्याकरण है उसका नाम क्या है? या संस्कृत वाला जो भाग है वो कौन-सा है? या फिर अंतिम भाग जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? या अंतिम भाग में किस भाषा का व्याकरण लिखा है? ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है? तो द्वितीय भाग जो है वो किस भाषा में है? तो द्वितीय भाग जो आया देखिए प्राकृत व्याकरण। ठीक है? प्रथम भाग में संस्कृत में लिखा गया था काव्यानुशासन और तीसरा रहा जो आपका अपभ्रंश में शब्दानुशासन। ऐसे करके आप इसे याद रखेंगे और हेमचंद्र का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सिद्धराज जो सिद्धराज के ये आश्रय में रहे, वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे जब आदिकाल में, वहाँ से आपको ये प्रश्न थोड़ा-सा पूछा जा सकता है। और कुमारपाल चरित में इसने भाषा से संबंधित नहीं लिखा बल्कि यहाँ पर इसने प्रशस्ति परक रचना रची है, जहाँ पर वो कहते हैं देखना कि भला हुआ बहिनी जो मरिया म्हारा कंतु, ठीक है? इस तरीके की पंक्ति इन्होंने इस ग्रंथ में कही है, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है ना? ये वाली पंक्ति इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुमारपाल चरित से। तो कुमारपाल पर एक और रचना भी लिखी है, वो है कुमारपाल प्रतिबोध। तो वो किसकी थी? वो हेमचंद्र की नहीं थी बल्कि सोमप्रभ सूरि की रचना रही है। उसको भी याद रखें, वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन वो अपभ्रंश में रहेगी। फिर यहाँ पर प्राकृत के ये भेद आ गए जो हमने पीछे लिखे। सर्वमान्य मतानुसार प्राकृत के ये 5 भेद रहेंगे। ठीक है? इन्हें याद रखिए क्योंकि इन्हीं से आगे क्या निकलेंगे अपभ्रंश निकलेंगे क्योंकि प्राकृत की अगली अवस्था क्या रही थी यानी कि जिसको हम प्राकृत की उत्तर अवस्था या परवर्ती रूप मानते हैं। ठीक है? तो महाराष्ट्रीय प्राकृत इसे आदर्श प्राकृत भी माना जाता है। इसका क्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत है, ये मैंने पहले बता दिया। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में जो कश्मीर के आसपास की ये भाषा रही। अन्य नाम थे ग्राम्य भाषा, भूत भाषा या भूत वचन। तो भूत भाषा इसको दंडी ने ही कहा है। ठीक है? इसको याद रखिएगा। शौरसेनी प्राकृत मथुरा या शूरसेन जनपद की भाषा। वर्रुचि ने इसे ही प्राकृत की मूल रचना माना है। ये ध्यान में रखिए, ये काम की है देखना। फिर इसके बाद मागधी प्राकृत, ये भी महत्वपूर्ण है। मगध देश की इस भाषा का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। इसके 3 प्रकार शकारी, चांडाली और शाबरी हैं। यह नौकरों और अश्वपाल होते हैं जो आपके घोड़ों को पालने वाले थे, उनकी भाषा मानी जाती है देखना, मागधी प्राकृत। ये भी ध्यान में रखिएगा और लास्ट में आती है अर्धमागधी प्राकृत। मगध और शूरसेन प्रदेश के बीच की इस भाषा को यह नाम श्रीजिंदा सगड़ी महत्र ने दिया था। श्रीजिंदा सगड़ी महत्र, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था निशीथ चूर्णी। निशीथ चूर्णी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माना कि हिंदू शब्द सबसे पहले जो है वो इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है, निशीथ चूर्णी नामक ग्रंथ में। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे देखना कि जो आपकी अर्धमागधी प्राकृत है, इसमें क्या नाम दिया गया? श्री जिंदा सगणी महात्र ने जो मगध और शूरसेन प्रदेश की भाषा को ये नाम दिया अर्धमागधी प्राकृत। ठीक है? तो निशीथ चूर्णी ग्रंथ उसने लिखा था और इस निशीथ चूर्णी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माना कि हिंदी का पहला प्रयोग जो है हिंदी शब्द का या हिंदू शब्द का, वो इसी रचना में मिलता है जो 6ठी शताब्दी के अंतिम दौर की और 7वीं शती के आसपास की रचना मानी जाती है। तो हिंदी के विकास क्रम में अगर आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो ये नाम आपको याद रखना है। ओके? तो महावीर की धर्मोपदेशीय भाषा, चीट
राजपूत एवं सेठों की भाषा के साथ-साथ इसे आरश, आरशी, ऋषि भाषा, आदि भाषा भी कहा गया है। तो देखिए, जैन धर्म से किसका संबंध रहा? प्राकृत का रहा और बौद्ध धर्म से किसका संबंध रहा? पाली का संबंध रहा। जैन धर्म में कौन रहे? महावीर स्वामी रहे। तो महावीर ने अपने उपदेश जो है जिस भाषा में दिए, वो कौन से रहे? वो आपको याद रख लेना है। मूल थी उसकी भाषा प्राकृत, लेकिन प्राकृत का कौन से रूप में उसने दिए? अर्धमागधी प्राकृत में। ये बात आपको डेफिनिटली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? इसलिए जो इन्होंने ही इसको क्या कहा है? ऋषि भाषा या आदि भाषा कहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो जैनी रहे हैं। तो जैनियों ने अपनी भाषा को क्या कहा? ऋषि भाषा या आदि भाषा कहा है कि आदि का मतलब होता है कि प्रारंभिक भई यही थी और इसके पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है? अन्य नाम इसके आर्ष भी है, आर्षी भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आर्षी से ही निकला है आपका अर्धमागधी और हमारी हिंदी जो निकली है देखना 3 अपभ्रंशों से निकली है। अब 3 अपभ्रंश कौन-कौन से हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है देखना इसमें, मागधी, अर्धमागधी और शौरसेनी प्राकृत से। ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसको अपभ्रंश में परिवर्तित देखेंगे, है ना? तो ये हो गए इसके भेद और साथ ही साथ इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब प्राकृत की विशेषताएं क्या आती हैं? विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तित हो गए। देखिए विसर्ग युक्त मतलब जिन शब्दों में विसर्गें लगी रहेंगी वहां पर अब विसर्गों की जगह क्या रखा जाएगा? ओकारांत मतलब ओ को रखा जाएगा। ओकारांत होता है जैसे जिन शब्दों के उच्चारण में आपको क्या मिले? ओ की ध्वनि आए लास्ट में। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए देवह था ना, यहाँ पर क्या विसर्गें लगी हैं लेकिन इसको देवो कर दिया। य के स्थान पर ज, जैसे जैसे आप क्या लिखेंगे? जैसे आप आज की डेट में भी देखते हैं कि कई सारे लोग जो हैं ये खासकर पंजाबी लोग ये को जे बोलते हैं, ठीक है? जे, है ना? तो वही है इसका मतलब भी, ठीक है? तो क्षतिपूर्ण दीर्घीकरण, अब ये जो क्षतिपूर्ण दीर्घीकरण है, इससे हम क्या समझते हैं? क्षति हो रही है किसी चीज़ की ना और साथ में वो दीर्घ भी हो रहा है। देखिए जैसे मृत्यु हो रहा है, हमने पहले ही पढ़ा था प्राकृत में ऑलरेडी जो है री चला गया था, री चला गया था ना, तो री की क्षति हो गई और यहाँ पर दीर्घीकरण हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आगे क्या, यहाँ पर ये प्राकृत से क्या आया? सबसे पहले था मृत्यु ना संस्कृत में, यहाँ पर पाली में ये मिच्चू हो गया, द्वितीयकरण यहाँ पर भी था, ठीक है? द्वितीयकरण था ना उसमें, पाली में। याद रखना ये देखना ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा अगर आप इसको समझेंगे नहीं, ठीक है? क्षतिपूर्व दीर्घीकरण का मतलब है कि पहले तो री को हटा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको द्वितीयकरण कर लिया प्राकृत में सॉरी पाली में और प्राकृत में इसको मीच कर दिया बस। अब देखिए इसका बदलाव कैसे हो गया, दीर्घ कर दी ना भाषा, म में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसका मतलब है दीर्घ स्वर है इसमें, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर क्षतिपूर्ण दीर्घीकरण हो गया, मिच्चू से मीच बन गया, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और क्षति यहाँ पर अब किसकी क्षति हुई देखिए, पहले तो री की क्षति हुई, री के बाद जो है, जो च वर्ण है बीच में आधा था, अब उसको भी हटा दिया और उसकी जगह आपको खाली बड़ी की मात्रा दिख रही है ना? तो प्राकृत में कय के लिए का, जो पाली में कय हो गया, यहाँ पर वो का हो गया। केरक के लिए के, ठीक है? के की और मज के लिए मैं का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के हम थोड़े से और करीब आ गए ना, मैं हिंदी में ही कहते हैं, मज नहीं कहते, है ना? कीरक भी नहीं कहते, के अब की हम कहते हैं कारकों में, ठीक है? तो काय के लिए अब के लिए, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल जो है वो होता रहा यहाँ पर। अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनर्तत्समीकरण का प्रयोग, तो यहाँ पर तत्समीकरण यानी कि संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल अब फिर से होने लग गया था, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए संस्कृत में अति था, तो ये पाली में क्या हो गया था? अइ हो गया था, लेकिन बाद में ये दोबारा प्राकृत में क्या हो गया? अति हो गया। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। पुनर्तत्समीकरण आपका पूछे कि किस भाषा की विशेषता है, तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि प्राकृत की विशेषता हो जाएगी पुनर्तत्समीकरण। यही है मुख्य विशेषताएँ, जिनको आपको ध्यान में रखना है या के स्थान पर ज। ठीक है? तो प्राकृत का अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछें कि प्राकृत का छंद कौन-सा रहा है अपना, तो गाथा छंद कहा जाता है इसको। गाथा या गाहा छंद है प्राकृत का अपना छंद। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, गाथा छंद या गाहा छंद जो है वो प्राकृत का छंद माना जाता है और इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पंक्ति आपको याद रखनी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार गाथा या गाहा से किसका बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ठीक वैसे ही बाद में दोहा या दूहा कहने से
अपभ्रंश का बोध होता है। ठीक है? तो दोहा या दोहा छंद किसका है? वो है अपभ्रंश का। गाथा या गाहा छंद है वो है प्राकृत का। ठीक है? तो अगली जो भाषा है वो है हमारी अपभ्रंश भाषा। इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे, अपभ्रंश के बारे में। अब अपभ्रंश से संबंधित कौन-सी चीज़ें हैं, वो देखेंगे। अपभ्रंश जो है, ये थी आपकी प्राकृत की उत्तरावस्था, यानी कि प्राकृत के बाद की अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? अपभ्रंश देते हैं। इसे हम संधिकालीन भाषा भी कहते हैं, देखना। समय आपको याद रख लेना है कि छठी शताब्दी से या यूँ कहें कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा, ये क्या माना जाता है? ये अपभ्रंश का समय माना जाता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, देखना यूजीसी नेट में कि साहित्य के या व्यावहारिक रूप में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है या अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से होने लगा था? तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि ये छठी शताब्दी से ही इसका प्रयोग जो है वो भाषा के अर्थ में होने लगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसको संधिकालीन भाषा क्यों बोला गया? क्योंकि इसने मध्यकाल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को जोड़ने का काम किया, इसलिए हम इसे संधिकालीन भाषा के नाम से भी जानते हैं। अपभ्रंश शब्द के रूप में महाभाष्य में सबसे पहले मिलता है, देखना इसका प्रयोग अपभ्रंश शब्द का, और जहाँ पर इसका प्रयोग अपशब्द के समान हुआ है। तो महाभाष्य किसकी रचना थी? पतंजलि की रचना रही, और पतंजलि ने इसको क्या बोला है? वहाँ पर इसको अपशब्द कहा गया है। ठीक है? अपशब्द का मतलब है कि अपभ्रंश होता है जैसे जिस भाषा में क्या आ गया हो, मतलब जो भी भ्रष्ट हो गई हो, खराब हो गई हो, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा बिल्कुल जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे चेंज हो गई और वो एक अपभ्रष्ट मानी गई, ठीक है? तो अपभ्रष्ट होता है एक तरीके से आपकी जिसको हम अशुद्ध भाषा कहते हैं, है ना? तो ये भाषा के रूपों में आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप परिनिष्ठित देखेंगे तो वो प्योर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, जिसको हम टकसाली भी कहते हैं, खरी भी कहते हैं। जैसे खड़ी बोली को कहा गया कि वो खरी और शुद्ध है भई, ठीक है? लेकिन अपभ्रंश में भाषा क्या हो गई, ये थोड़ी-सी यहाँ पर अशुद्ध मानी गई, यानी कि इसमें जो आप देखेंगे कि ग्रामीणों की भाषा थी, तो इसमें इतनी ज़्यादा परिमार्जितता इत्यादि हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सही मायने में हिंदी जो है, वो अपभ्रंश से ही निकली हुई रही है। ये आप सब लोग जानते हैं, 3 महत्वपूर्ण अपभ्रंशों से, ठीक है? इसका शब्द सबसे पहले अगर अपभ्रंश शब्द का हम इस्तेमाल देखें, तो वो पतंजलि में मिलेगा, महाभाष्य में, पतंजलि की रचना में, ठीक है? और इसने इसको अपशब्द कहा, अपशब्द के समान। फिर भरत मुनि आए, इसने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश के प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और वहाँ पर ये विभ्रष्ट हो गई, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी रहा कि अपभ्रंश नाम ना देकर इसने इसको देशी भाषा भी कहा है, ये मोस्ट है। ये इस बार का हमें कॉलेज कैडर की परीक्षा में भी पूछा गया था, और साथ ही साथ जो है आपको ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, देखना, ठीक है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहाँ पर आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर भी ये बात लिखी गई है कि भरत मुनि ने क्या दिया, इन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर इसे देशी भाषा कहा है, कि भई ये तो देश की भाषा है ना? तो याद रखिएगा, प्राचीनतम जनभाषा प्राकृत हो जाएगी, जो प्राचीन ग्रामीण भाषा हो जाएगी प्रथम, वो पाली हो जाएगी। अब जो है सिर्फ़ जो देशी भाषा जिसको कहा गया है, वो कौन-सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपभ्रंश। ठीक है? अपभ्रंश के लिए भरत मुनि ने पहले तो विभ्रष्ट कहा और बाद में इसको देशी भाषा नाम दिया है। अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग जो है चंड कवि ने किया था प्राकृत लक्षण में, ठीक है? और इसमें उदय नारायण तिवारी, ठीक है? ये याद रख लेना है आपको। भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी 2 नाम है, देखना, तिवारी-तिवारी से मतलब ये हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि चंड की एक रचना रही है प्राकृत लक्षण, इसमें जो है भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने बोला कि अपभ्रंश नाम तो सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? जो बलभी के राजा धारसेन द्वितीय रहे हैं, इनके शिलालेखों में मिलता है लगभग 600 के छठी शती के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने माना था। शुक्ल के आधार पर अगर पूछा जाए कि जो सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है इसका प्रयोग, अभ्रज का। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी। ओके, तो ये तो बात होगी कि भाषा, शब्द और भाषा के अर्थ के रूप में कहाँ पर जो है इसका प्रयोग पहले-पहल मिलता है अपभ्रंश का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है? इनको याद रखिए, इसका समय जो है वो साहित्य में कब से रहा, वो भी याद रख लेना है। अब अपभ्रंश के ग्रंथ आए। जैसे हमने प्राकृत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखे, वैसे ही अपभ्रंश के प्रमुख ग्रंथ कौन-कौन से रहे, इनको देखना है। धनपाल द्वारा रचित और डॉक्टर याकूबी द्वारा संपादित। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखना, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। हालाँकि अपभ्रंश के बारे में
हम आदिकाल में फिर से पढ़ेंगे विस्तार से जब देखेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि धनपाल ने एक रचना रची थी, इसका नाम था भविष्यत कहा। ये आपको सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, देखना भविष्यत कहा। इसे हम भविष्यदत्त की कथा भी कहते हैं। किसकी कथा है इसमें? भविष्यदत्त की कथा। ठीक है? और इस रचना को संपादित करने वाले थे डॉक्टर याकोबी। क्या नाम रहा? याकोबी। ठीक है? ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो पहली प्रबंधात्मक कृति अगर अपभ्रंश में रही, तो वो कौन-सी रही? धनपालकृत भविष्यत कहा मानी जाती है। इसके अलावा पौमचर्यु भी अपभ्रंश के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना जाता है, देखना। और इसकी रचना 8वीं शती में स्वयंभू ने की थी। रामकथा से संबंधित ये विशाल प्रबंध काव्य माना जाता है। सामान्य सी चीज़ है ये स्वयंभू कृत जो पौमचर्यु रही है, ये भी अपभ्रंश की महत्वपूर्ण कृति रही और ये राम कथा से संबंधित प्रथम रचना मानी जाती है। किस भाषा में? अपभ्रंश में। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखना कि अपभ्रंश में राम कथा से संबंधित प्रथम पुस्तक कौन-सी मानी जाती है? तो पौमचर्यु हो जाएगी, इसको याद रखना है। और भविष्यत कहा, ये भविष्यदत्त की कथा है। इसमें एक भविष्यदत्त नामक बनिया होता है, जिसकी कथा बताई गई है और साथ ही साथ इसमें स्त्री के दोनों रूपों का चित्रण भी मिलता है, इसके साध्वी और जो कामिनी रूप है स्त्री का, वो यहाँ पर इसमें चित्रित हुआ है। लेकिन आपको इतना डिटेल अभी नहीं पढ़ना है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, चाहे वो पौमचर्यु हो गया, चाहे वो भविष्यत कहा हो गया। यहाँ पर अभी हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो इन रचनाओं की भाषा जो है वो अपभ्रंश मानी जाती है। फिर 10वीं शती के एक कवि हुए हैं पुष्यदंत, यानी कि पुंड कवि के नाम से भी इन्हें जानते हैं, पुष्पदंत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने महापुराण, इस महापुराण का अन्य नाम रहा तिरसठी महापुरुष गुणालंकार। क्या नाम था इसका? तिरसठी महापुरुष गुणालंकार। ठीक है? मतलब इसमें 63 महापुरुषों का क्या है? जीवन वृत्तांत मिलता है, तो इसलिए इसको कहा गया है तिरसठी महापुरुष गुणालंकार। ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। इसकी भाषा भी क्या थी? इसकी भाषा भी अपभ्रंश ही रही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, जबकि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा गया है। ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो पुष्यदंत को क्या बोला गया? अपभ्रंश का वेद व्यास और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास। ठीक है? ये ध्यान रख लेनी है। और डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति और माघ भी कहा है। तो ये मोस्ट है। इनको आप याद रखिए, ये तो याद रखने लायक तथ्य ही हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। अपभ्रंश के कुल 7 भेद माने जाते हैं, जिनमें 5 प्राकृत के भेद थे और 2 इसमें और भेद आ गए, खस और ब्राह्मण। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि अपभ्रंशों में 5 की जगह कितने हो गए? अब 7 भेद हो गए। 5 तो वही थे जो प्राकृत में हमने पढ़े थे। ठीक है? चौरसैनी, मागधी, चूलिका इत्यादि इत्यादि जो भी रहे, है ना? उनको देखिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं अपभ्रंश के अन्य भेदों में 2 और जोड़ देने हैं, खस और ब्राह्मण। बस यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है? इसकी जो विशेषताएँ, वो भी याद रख लेना। एक तो याद रख लेना कि दोहा या दूहा छंद इसका जो है वो इम्पोर्टेंट छंद माना जाता है। ठीक है? ये आपको काम की चीज़ रहेगी। इस संदर्भ में मैंने कथन बता दिया शुक्ल का, वो हम आगे फिर से पढ़ेंगे आदिकाल अपभ्रंश साहित्य में। इसमें 10 स्वर 30 व्यंजन हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, देखना कि कितने वर्ण होते हैं और ये उदयनारायण तिवारी के अनुसार है। यह उकार बहुला व ट वर्ग प्रधान भाषा है, ये भी महत्वपूर्ण है। व्यूगात्मकता का आभास होने लग गया था। ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 लिंग और 2 वचन मिलते हैं। व्यंजन द्वितीकरण की प्रवृत्ति का इसमें समावेश है। व्यंजन द्वितीकरण कहते हैं जैसे उच्च। ठीक है? यही ध्यान रख लेना। तो ये 2 व्यंजन हो गए ना, तो ये व्यंजन द्वितीयकरण। इसमें न का क्या है? प्रयोग इसमें न का प्रयोग मिलता है, न का नहीं, यानी कि ये वाला नहीं। इसीलिए किशोरीदास वाजपेयी ने इसे न की भाषा भी कहा है। तो याद रख लेना, न की भाषा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये अपभ्रंश को कहा गया है। किसने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी ने। ओके, किशोरीदास वाजपेयी, ये ध्यान रखना है। इसने इसको क्या बोला? न की भाषा कहा है। और जब ट वर्ग प्रधान थी, यानी कि ट वर्ग बहुला, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये न भी इसमें आएगा, तो इसलिए इसको न का प्रयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे अगर हम हिंदी में लिखेंगे ना, जैसे ऐसे लिखते हैं हम कौन, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? कौन। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है आपको। तत्सम शब्दों का इसमें अधिक्य रहा, देशज और विदेशज शब्दों का आरंभ होना शुरू हो गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखना आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कि जो आपके देशज और विदेशी शब्दों का आरंभ जो है वो किस भाषा से माना
जाने लगा कि वहां से इसका प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा कि जो आपके अपभ्रंश रहे हैं, वहां से ही हमें अपनी भारतवर्ष की ही जो आसपास के जो क्षेत्र हैं या भारतवर्ष की जो भाषाएं रही हैं, इनसे ही हमारे जो शब्द निकले हैं वो यहाँ से ही रहे। ठीक है? अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा, पदड़िया और गेय बंध। ठीक है? तो दोहा, पदड़िया और गेय, ये आपको ध्यान में रख लेने हैं। 3 प्रकार के बंध इसमें मिलते हैं। गेय का मतलब हुआ गायन, दोहा तो आप सब लोग जानते हैं, पदड़िया भी आपका एक विशेष प्रकार का जो बंध रहता है। ठीक है? 3 प्रकार के बंध यहाँ पर रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखनी है, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी रही हैं, इन्हें थोड़ा-सा याद रखिए। तो ये अपभ्रंश में सिर्फ इतनी चीजें रहेंगी, बाकी विस्तार से हम आदिकाल में अपभ्रंश को पढ़ेंगे। ठीक है? अब अगली जो चीज आती है देखिए, वो है आपका अभट और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश के बाद की अवस्था रही ना ये। तो अपभ्रंश के परवर्ती रूप को ही अभट कहा जाता है। साहित्य में इसका प्रयोग हुआ 14वीं शती तक। लेकिन अभट का जो समय माना जाता है वो 9वीं से 11वीं शती तक माना जाता है। ठीक है? 9वीं से 11वीं शती तक का जो समय रहा, वो अभट का माना जाता है, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग कब तक हुआ? 14वीं शती तक होता रहा। इसका पहला प्रयोग जो है वनरत्नाकर, ये रचना किसकी है? ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वन रत्नाकर। इसमें सबसे पहले जो है इसका पहला प्रयोग मिलता है, जो आपका अभट रही। संदेश रासक व प्राकृत पैंगलम, इनको सिंगल इन्वर्टेड में लिखिए दोनों ही रचनाओं को। इसमें भी इस भाषा का प्रयोग हुआ है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक को हिंदी की प्रथम रचना माना था। ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि प्राकृत पैंगलम जो रही है, देखना, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना मानी जाती है। ठीक है? इसको आप याद में रखना है। ये भी भाषा जो है वो किसमें रही है? आपकी अवध में लिखी गई रचना है। इसके अलावा विद्यापति की कीर्ति पताका और कीर्तिलता, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखना कि इनकी भाषा क्या रही। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के लिए इन्होंने लिखी थी, ठीक है, इनका प्रयोग भी अवध में हुआ है। और अवध के लिए जो महत्वपूर्ण नाम रहा, देखना, अवध के लिए जो है क्या शब्द कहा था विद्यापति ने? ये विद्यापति की रचना है, देखिए। तो इसने इसको बोला था देसिल ब अना। ठीक है? ये किसको कहा गया था? ये अवध के लिए ही कहा गया था। तो इसने बोला कि देसिल ब अन्ना सबजन मिट्ठा तै तैसन जपो अवध ठा। ठीक है? कि जो देशी भाषा है भाई वो सबको प्रिय लगती है ना? इसलिए ही अब अवध को जपने का या अवध में रचना करने का समय आ गया है। तो कीर्तिलता में इन्होंने ये बात कही थी, देसिल ब अन्ना सबजन मिट्ठा तै तैसन जपो अवध ठा। इसका मतलब है देशी भाषा। और इसी देशील बना से देशी भाषा जो शब्द लिया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया है। तो अगर आपको शुक्ल से संबंधित ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल ने देशी भाषा शब्द किससे लिया था, तो उन्होंने विद्यापति से ग्रहण किया है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो अभट में कोई खास रचना आपको नहीं मिलती है, देखना, वर्ण रत्नाकर होगी, कीर्तिलता होगी, कीर्ति पताका होगी, संदेश रासक और प्राकृत पैंगलम। यहाँ पर संदेश रासक जो रही है, इसमें अभट के अलावा अपभ्रंश का भी प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इससे देखना। संदेश रासक 12वीं और 13वीं शती के बीच की रचना मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखना ये। तो इसलिए आप थोड़ा-सा इसको भी याद रखिएगा। हालाँकि जितनी भी रचनाएँ यहाँ पर लिखी है ना, ये आदिकालीन रचना है पूरी। क्योंकि आदिकाल में जो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वो है अपभ्रंश साहित्य का। ठीक है? तो इसको हम आगे देखेंगे आदिकाल में ही। इसलिए यहाँ पर अपभ्रंश के और अपठ के बारे में हम थोड़ा-सा चलते-चलते ही देख रहे हैं, क्योंकि इसको आगे हमने फिर से विस्तार से ही देखना है। ठीक है? इसके जो भी ग्रंथ रहे हैं। फिर ये तो बात हो गई अवध की। अवध को डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या बोला कि ये संधिकालीन भाषा है। ये नाम भी आपने ध्यान रख लेना है, देखिए, कि जो सुनीति कुमार चटर्जी रहे, इसने अपभ्रंश को अवध को क्या बोला कि ये कैसी रही है, ये जो आपकी संधिकालीन भाषा है। अब किसके बीच की संधि है इसमें? एक तो याद रख लेना कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा? वो था आपका अपभ्रंश। तो किसको जोड़ती है? अवध, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। यहाँ पर पुरानी आई ना, बाद में देखिए। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को जोड़ने वाली भाषा किसे कहा गया है? याद रख लेना है, यही है आपकी अवहट। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ये बात कहते हैं। जबकि हमने इससे पहले भी देखा कि जो आपकी अपभ्रंश थी,
उसको भी संधिकालीन भाषा कहा गया, लेकिन वो सर्वमान्य मतानुसार है। उसमें मध्यकाल को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से जोड़ा गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के से जोड़ने का काम जो है वो अपभ्रंश ने किया। लेकिन इस दौरान छोटी-छोटी कुछ 2 भाषाएँ आई, पुरानी हिंदी और अवध, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश का जो उत्तरकालीन अवस्था है, यानी कि जो बाद की अवस्था है, उसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये देखना। हालांकि यूजीसी नेट में तो बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है ये, अब टेट के लायक का क्वेश्चन बचा है अब ये। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है, और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ये हिमाचल की गुलेर रियासत यानी कि जो आपका कांगड़ा से रहे हैं देखना, इनको ध्यान में रखिएगा। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य जगत के लिए 3 कहानियां लिखी, और उनमें से एक कहानी थी उसने कहा था जो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है, और ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल भी है। ठीक है? इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो इसलिए इसको पढ़ना है इस कहानी को, और ये आपके पाठ्यक्रम में है, आगे जो आपका इकाई 7 है उसमें। ठीक है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने हिंदी को क्या नाम दिया उस वक़्त? पुरानी हिंदी इसने कहा था, परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। शुक्ल के अनुसार सिद्धों की भाषा से हमें क्या है, अपभ्रंश की नमूने जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अगर आप ये देखें कि शुक्ल ने कहाँ से माना कि किसकी भाषा में हमें अपभ्रंश से मतलब जो आपकी हिंदी है, वो यहाँ से दिखाई पड़ती है, तो वो सिद्धों से मिलते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है देखना कि हिंदी के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं, तो सिद्धों की बानियों में मिलते हैं। ठीक है? और गेय पदों की शुरुआत भी हिंदी में किसने की थी? सिद्धों ने की थी। गेय पद होते हैं जो गाए हुए पद हैं, है ना? तो गायन शैली सबसे पहले जो है सिद्धों में और आलवार संतों में देखने को मिलती है। जो पूर्वी भारत रहा सॉरी उत्तरी भारत रहा वहाँ पर सिद्ध रहे, और जो आपके ये दक्षिण में रहे, दक्षिण में आपके आलवार थे। ठीक है? इस तरीके से आप देखेंगे, बाकी टाइम पीरियड इनका लगभग-लगभग सेम ही माना जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे जब हम आदिकालीन सिद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे, और भक्ति काल के अंतर्गत आलवार संतों को देखेंगे, वहाँ पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सिद्धों की बानियों में ही हमें प्राचीनतम नमूने जो है वो भाषा के देखते हैं, हिंदी के। ठीक है? वे इसे प्राकृताभास हिंदी कहते थे। शुक्ल ने इसको नाम क्या दिया? प्राकृताभास हिंदी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है देखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी नाम दिया है कि ऐसा प्राकृत जिसमें हिंदी का आभास होना शुरू हो गया था, इसलिए ये बोलता है कि भई ये तो प्राकृताभास हिंदी है, कि प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी। ठीक है? ओके। तो ये हो गया शुक्ल के अनुसार। इनको याद रखना है कि भाषा के संदर्भ में इनके क्या-क्या मत रहे हैं। पुरानी हिंदी नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बोला बाद में, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी पुरानी हिंदी जो है वो माना है। ये भी ध्यान रख लेना है देखिए, पहले चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने बोला, लेकिन बाद में किसने कहा पुरानी हिंदी इसको राहुल सांकृत्यायन ने भी बोला, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पुरानी हिंदी नाम दिया है। लेकिन अवध को महावीर सॉरी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे देखना, वो अवध को परिनिष्ठित कहते हैं। परिनिष्ठित का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है? इसको आप याद रखिए। अवध को किसने बोला था शुद्ध भाषा? तो याद रख लेना है, महा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। शुद्ध खड़ी बोली के आरंभिक नमूने खुसरो की शायरी में मिलते हैं, और इसीलिए हम खुसरो को आदि कवि कहते हैं खड़ी बोली हिंदी का। ठीक है? और ये पहुंचे अब हम अपने आधुनिक काल की हिंदी के पास। बात समझ में आ गई कि कैसे-कैसे हम अब हिंदी तक पहुंचे। ठीक है? अगर हम शुद्ध खड़ी बोली की बात करें, तो वो किसने इस्तेमाल किया देखना, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खालिक बारी में, जो एक रचना रही है इनकी देखना खालिक बारी, उसमें इसने 30 बार जो है वो हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया है। 30 बार जो है वो हिंदवी, और 5 बार जो है उसने हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है? हिंदी के साथ-साथ इसकी भाषा में हमें ब्रज के नमूने भी देखने को मिलते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे अमीर खुसरो से, और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भाषा से संबंधित ग्रंथ कौन हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा खालिक बारी नामक ग्रंथ, जो इसका एक शब्दकोशीय ग्रंथ माना जाता है। इसे आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है।
ठीक है? तो अमीर खुसरो से भी लगातार प्रश्न आता है। अमीर खुसरो भी आदिकाल के टॉपिक के अंतर्गत आएगा देखना, तो इसको हम वहाँ पर ही अच्छे से जानेंगे। एंड आई होप आप सब लोगों ने आज की क्लास को एन्जॉय किया होगा। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर हो जाता है समाप्त। मिलते हैं फिर कल सुबह ठीक 5:30 बजे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।